चोन के सामने खड़ा होता है पोजन क्लान का सबसे ताकतवर मास्टर और वह चोन को एक और पल के लिए जिंदा नहीं रहने देना चाहता था और वह उस पर तुरंत हमला कर देता है। लेकिन चोन एक अविश्वसनीय स्पीड से वहां से गायब होकर सीधा उसके पीछे आ जाता है। सब देखने वाले अपने आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी वह एल्डर अपना दूसरा अटैक करता है और चोन पीछे डोज करके उससे बच जाता है, पर एल्डर का उसे बचने देने का कोई इरादा नहीं होता है और वह एनर्जी बुलेट चार्ज करता है। लेकिन समय रहते हुए चोन उससे भी डोज करके बच जाता है और एल्डर पर अपनी तलवार से वार करता है, लेकिन वहां पे उसका कोई फायदा नहीं होता है। तब यहाँ पर चोन को मिटाने के लिए एल्डर एक अपना फॉरबिडन स्किल का यूज करता है और सारे लोग डर जाते हैं और एल्डर अपना पॉइजन अटैक डायरेक्ट चोन पर कर देता है। हम चोन के बचपन का सीन देखते हैं जहाँ पर एक रात बहुत सारे एसेसिन चोन को मारने आए होते हैं। तब चोन के पास कोई भी मार्शल आर्ट नहीं थी और वह बस एक वीक लड़का था और वे सारे एसेसिन उसे भगाकर एक जंगल में ले जाते हैं। पर चोन हार नहीं मानता है और अपने पास से एक डैगर निकालकर उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन कोई टैलेंट ना होने के कारण पकड़ लिया जाता है। पर तभी वह उनकी लापरवाही का फायदा उठाकर एक असैसिन को मार देता है और तभी दूसरा असैसिन आकर उसके पेट में अपनी तलवार घुसा देता है और फिर उस पर लात मार मार कर उसे तड़पाता है। तभी एक मिस्टीरियस आदमी आकर वहां पर मौजूद सभी असैसिन को एक एक करके मारने लग जाता है और यह मिस्टीरियस आदमी फ्यूचर से आया हुआ होता है और अंत में ये सारे असैसिन को मार देता है और फिर चोन के पास जाता है। यह आदमी चोन का ही फ्यूचर का डिसेंडेंट होता है और वह चोन को अपना एंसेस्टर बुलाता है और वह चोन की हालत को देखता है जो कि अभी ब्लड लॉस की वजह से मरने ही वाला था। तो वह फ्यूचर से लाई हुई एक नैनो मशीन चोन के बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है और चोन को सक्सेस पाने के लिए कहता है, जिससे फ्यूचर में उनकी भी लाइफ आसान हो सके। और वह चोन को अपना ख्याल रखने को कहकर वहां से गायब हो जाता है और चोन मरते हुए सोच रहा होता है कि ये मिस्टीरियस आदमी कौन था और ये क्या बकवास कर रहा था। और फिर उसे अपने सिर के अंदर से कोई आवाज सुनाई देती है और वह कंफ्यूज हो जाता है। फिर अगले दिन उसकी आंख खुलती है और वह अपने कमरे में होता है। वो अपने शरीर को देखता है जो पूरी तरीके से हील हो चुका था। फिर उसे अपने सिर के भीतर से कोई आवाज सुनाई देती है और वह डर जाता है। वह उसे डेमोनिक क्लट का इविल गॉड समझ लेता है, इसलिए वह घुटनों पर बैठकर उससे बातें करने लगता है और नैनो बताती है कि वह कोई इविल गॉड नहीं है, बल्कि फ्यूचर से आई एक नैनो मशीन है और वह उसके दिमाग में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भेजती है, जिससे अब वह उसे समझने लगता है। तभी उसका एक गार्ड डॉक्टर के साथ अंदर आता है और वह फिर से अपने बिस्तर में लेट जाता है। तभी गार्ड भागता हुआ चौन के पास आता है और पूछता है, प्रिंस क्या आप उठ गए? और तभी चौन की बॉडी से बहुत ही स्मेल आ रही होती है और वह अपनी नाक बंद कर लेता है। तभी डॉक्टर कुछ नोटिस करता है और चौन के पास आकर उसकी नर्व चेक करता है और हैरान रह जाता है और वह गार्ड को बताता है कि प्रिंस की बॉडी अब पूरी तरीके से क्लीन हो चुकी है और वह मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के लिए एक परफेक्ट बॉडी है। तो फिर चोन सोचता है, तो ये सारे काले स्पॉट वही वेस्ट हैं जो मेरे बॉडी से निकले हैं और उसे पता चलता है कि नैनो ने ही उसकी बॉडी को हील करके क्लीन करा है और वह चिंता करता है कि उसकी सेक्रेट के बारे में डॉक्टर को पता ना चल जाए। पर तभी नैनो बताती है कि इस समय का कोई भी मास्टर उसकी मौजूदगी को महसूस नहीं कर सकता है और वह डॉक्टर वहां से फिर सोचता हुआ चला जाता है। और फिर अब जॉन गार्ड का शुक्रिया अदा करता है उसे वहां से घर लाने के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि अगर नैनो ने उसे हील कर भी दिया था तो भी वह उसके गार्ड के बिना वहां पर उस सर्दी में जमकर मर गया होता। पर तभी वह गार्ड अपना नाक बंद किए उसे रोकता है और उसे पहले खुद को साफ करने के लिए कहता है। अब चोन नहा रहा होता है और वह नैनो की एबिलिटी चेक करने के लिए अपना हाथ एक चाकू से काट लेता है और देखते ही देखते उसका हाथ पूरी तरीके से हील हो जाता है और वह इस रिजल्ट को देखकर दंग रह जाता है। फिर वह वहां से अपने स्टडी रूम में जाता है जहां पर उसके पास मार्शल आर्ट की केवल एक ही बुक रखी होती है। वह उसको सीखने का फैसला करता है। तभी नैनो उसे बताती है कि वह बस बुक के सारे पन्ने को एक एक करके पलटता रहे और वह बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिससे नैना उस बुक को पूरा स्कैन कर लेती है और फिर सारी टेक्निकल जानकारी उसके दिमाग में ट्रांसफर कर देती है। और इस तरह से सारी नॉलेज को पाकर चोन बहुत ही सरप्राइज होता है और अब वह सोचता है कि इसकी मदद से मैं मार्शल आर्ट बहुत ही तेजी से सीख सकता हूँ
और अब वह डिसाइड करता है कि अब वह एक मार्शल आर्ट जीनियस बनेगा और अपने माँ के मौत का बदला लेगा, जिसके लिए अब उसे डेमोनिक एकेडमी जाना होगा, जहाँ पर मार्शल आर्ट की बहुत सारी किताबें हैं और इसे वह अपना गोल बनाता है। अगले दिन सुबह वह जल्दी उठ जाता है और आज के दिन ही उसे एकेडमी ज्वाइन करना था और वह अपने कमरे की खिड़कियों से बाहर देखता है। तभी वह अपने पर्सनल गार्ड को मार्शल आर्ट ट्रेनिंग करते हुए देखने लगता है। तभी नैनो उससे पूछती है कि क्या वह गार्ड के मूवमेंट्स को स्कैन करना चाहता है। तभी उसको पता चलता है कि वह ऐसा भी कर सकता है। फिर वो गार्ड के मार्शल आर्ट ट्रेनिंग को स्कैन करता है। उसके बाद नैनो सारा डाटा उसके दिमाग में ट्रांसफर कर देती है, जिससे वह बहुत खुश होता है और उसी समय उसकी प्रैक्टिस करने के लिए फैसला लेता है और वह सावधानी रखते हुए खिड़की बंद कर देता है। फिर वह अपने हाथ में एक डैगर लेकर मार्शल आर्ट ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है और नैनो की मदद से वह सारे मूवमेंट्स बिल्कुल सटीक तरीके से कर पा रहा होता है, जिसे उस गार्ड ने 20 सालों में मास्टर किया था। और फिर उसके बाद चॉन की पूरी बॉडी में एक बहुत तेज दर्द फैल जाता है। तब नैनो उसे बताती है कि उसका शरीर उस आर्ट के अकॉर्डिंग डेवलप नहीं हुआ है, जिसकी वजह से उसे मसल डैमेज हो गया है। और नैनो कहती है कि तुम्हें मसल ट्रांसफर की जरूरत है, क्योंकि चॉन ने उस गार्ड की तरह लॉन्ग ट्रेनिंग नहीं की है, इसलिए इसके मसल उस तरह से डेवलप नहीं हुए हैं। इसके बाद नैनो पूछती है कि क्या चॉन मसल ट्रांसफर को एक्सेप्ट करता है। तब वह उसे एक्सेप्ट कर लेता है और नैनो बताती है कि क्या वह एनेस्थीसिया के साथ ट्रांसफर लेगा या बिना एनेस्थीसिया के ट्रांसफर, क्योंकि मसल ट्रांसफर के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिससे वह थोड़े समय के लिए बेहोश भी हो सकता है। वह नैनो को बोलता है कि वह डायरेक्ट ट्रांसफर करे और अगर वह हैंडल ना कर पाए तो वो स्विच कर दे। इसके साथ ही ट्रांसफर शुरू होता है और वह उसे सह नहीं पाता। तभी नैनो एनेस्थीसिया शुरू करती है और चोन बेहोश हो जाता है। उधर किचन में उसका गार्ड उसके लिए खाना बना रहा होता है। तभी उसे प्रिंस की दर्द में चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और वह भागकर प्रिंस के कमरे में आ जाता है और वह उसे बेहोश पाता है। वह प्रैक्टिस के दौरान बने कमरों में निशानों को देखता है और फिर यह सोचते हुए खुश होता है कि प्रिंस ने 2 सालों तक उसकी ट्रेनिंग देखकर वह भी उसके 20 सालों की ट्रेनिंग के बराबर सीख लिया है। ट्रांसफर पूरा होने के साथ ही नैनो एनेस्थीसिया हटाती है और चोन घबराया हुआ सा उठता है और फिर फैसला करता है कि अब से इसे वह कभी भी बिना एनेस्थीसिया के नहीं करेगा। और यह सोचते हुए उठता है कि अब उसकी बॉडी प्रैक्टिस से दर्द नहीं करेगी। फिर वह आर्ट परफॉर्म करता है और अब वह इसे सीखकर बहुत ही खुश हो रहा होता है। पर उसकी वजह से वहां फ्लोर पर पैरों के निशान बन चुके होते हैं और फिर वह उसे देखकर कहता है कि यह तो बुरा हुआ, अगर गार्ड ने यह देख लिया तो ये अच्छा नहीं होगा। तभी गार्ड वहां पर चोन के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर लाता है और चोन निशान छुपाने के लिए वहां पर अपने खाने की टेबल लगा देता है। चोन के खाने के बाद गार्ड उससे पूछता है कि आपने मेरी डेगर टेक्निक कब सीखी। और वह चौंक जाता है पर अनजान बनने की कोशिश करता है, पर गार्ड डाइनिंग टेबल हटाकर सब रिवील कर देता है। तभी चोन गिल्टी फील करने लगता है कि उसने उनकी टेक्निक चुराई है। पर तभी गार्ड उसके पास बैठकर बोलता है कि आपने अच्छा किया और कहता है कि अगर वह क्लान के ओथ के साथ बंधा नहीं होता तो वह खुद ही उसे वह टेक्निक सिखाता। उसके हाथ में वह आगे की टेक्निक के लिए कुछ नोट देते हुए कहता है कि वहाँ एकेडमी में इससे भी अच्छी बहुत सारी टेक्निक है जिसे वह सीखे। और वह रोने लगता है और फिर उनका धन्यवाद करता है और वह एडमिट होने के लिए एकेडमी पहुंचता है। के लिए अपना नेम टैग मांगता है, पर वहाँ गार्ड उसे एक स्मग स्माइल के साथ कहता है, मैं 7वें प्रिंस का नेम टैग ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, लगता है आपको इंतजार करना पड़ेगा। जॉन समझ जाता है कि यह सिक्स क्लान का ही काम है और इंतजार करने के लिए एक तरफ खड़ा हो जाता है और सोचता है कि वे नहीं चाहते हैं कि मैं उनके साथ लाइन में खड़ा रहूं। और सोचता है कि ये अच्छा ही है वैसे, क्योंकि उन्होंने पहले ही मेरे को बहुत बार मारने की कोशिश करी है। अगर अभी मैं उनके साथ होता तो वह मुझे देखते ही मार डालते। इसके बाद जब जॉन अपना नेम टैग लेकर एकेडमी में पहुंचता है तो वह सबसे पीछे लास्ट में खड़ा होता है और सारे लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। और सामने स्टेज पर एक रेड हेयर इंस्ट्रक्टर उसे ढूंढ रहा होता है, जो कि लेफ्ट गार्डियन भी होता है और वह उसे सबसे पीछे खड़ा पाता है। और फिर हॉर्न बजता है
और लॉर्ड की एंट्री होती है। और यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि हर समय अल्कोहल पीता रहता है और अपने साथ भी लेके चलता है। यह राइट गार्डियन होता है जिसे सब ड्रंकार्ड भी बुलाते हैं। और हम इनके लीडर गार्डियन को देखते हैं जो कि ग्रेट गार्डियन किंग है, और जो लॉर्ड है वो म्यूरियम के टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक है, और यही हमारे हीरो के पिता हैं। यहाँ पर चौन उन्हें देखकर मन में कहता है, तो वो इंसान मेरा पिता है। उसके बाद लॉर्ड सबका वेलकम करते हैं, जिससे उनकी पावर देखकर सब लोग हैरान होते हैं। उसके बाद वो जाते हुए चौन की तरफ एक ठंडी नज़रों से देखते हैं, और हम देखते हैं कि उनकी कोल्ड नज़रें देखकर चौन भी उन्हें पसंद नहीं करता और सोचता है कि ये वही इंसान है जो मेरे माँ के मरने पर भी नहीं आया था। उसके बाद रेड हेयर इंस्ट्रक्टर बताता है कि उनका एकेडमी ईयर 4 साल का होगा, जिसमें पूरे 6 स्टेज हैं और हर स्टेज में एक टेस्ट होगा जिसके लिए उन्हें एक बार ही मौका मिलेगा, और उन्हें हर स्टेज पर एक ब्लैक ड्रैगन पिल मिलेगी, और साथ ही उन्हें लाइब्रेरी में एंटर करने का मौका भी मिलेगा। और चौन को पता चलता है कि इस एक पिल से वह अपनी निगोन को 20 सालों तक बढ़ा सकता है, पर वह सोचता है कि मेरे लिए अभी निगोन से भी ज्यादा जरूरी चीज है लाइब्रेरी, जिससे वह आसानी से बहुत सारे मार्शल आर्ट सीख पाएगा। और रेड हेयर इंस्ट्रक्टर बताता है कि उन्हें तीसरी लास्ट चीज एक रैंकिंग दी जाएगी, और वह यह भी बताता है कि पहला स्टेज 1 का टेस्ट अभी होगा, उसके बाद ही जो उसमें पास होंगे उन्हें एडमिशन मिलेगा, और यह टेस्ट उनके बेसिक निगोन को टेस्ट करने के लिए है। चौन को अब समझ में आता है कि इसीलिए सिक्स क्लान ने उसे ओथ दिया था कि वह एकेडमी में एडमिशन लेने से पहले निगोन नहीं सीखेगा, और यह सुनकर उसका दुश्मन बहुत ही खुश हो रहा होता है। तभी वहां डेमोनिक क्लट की 5th एल्डर वहां पे उनका टेस्ट लेने के लिए आती हैं, जो कि साउंड क्लान से हैं, और यह देखकर सारे लोग डरते हुए अपना कान ढक लेते हैं, पर चोन को इसका कोई अंदाजा नहीं होता है। और तभी इंस्ट्रक्टर के बताने से उसे पता चलता है कि वह अपने म्यूजिकल एनर्जी वेव से इनका टेस्ट लेगी, और म्यूजिक शुरू होता है, और बहुत से लोग वेव से इंटरनल इंजर्ड हो जाते हैं, और कान बंद करने के बाद भी वे उसे सुन पा रहे थे, और बहुत सारे लोग फेल होकर जमीन पे गिर जाते हैं। पर वह लेडी अपने वेव को और बढ़ा रही थी, क्योंकि वह पूरी तरीके से किसी से शॉक होती है, जो बिना किसी परेशानी के वहां आराम से खड़ा होता है, और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी नैनो बताती है कि वह एक डेंजरस फ्रीक्वेंसी वेव सेंस कर रही है, जिससे उसे सीरियस डैमेज हो सकता है। इसलिए वह साउंड वेव को ब्लॉक करने के लिए एक इमरजेंसी डिफेंस मोड को एक्टिव कर रही है, और इस तरीके से नैनो उसे प्रोटेक्ट कर रही होती है। पर यह देखकर वह एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, और उसे घूरते हुए वेव और तेज कर रही होती है। तभी सभी कंफ्यूज और परेशान होते हैं कि वह ऐसा क्यों कर रही है। तभी सभी चोन को पीछे बिना अफेक्ट हुए खड़े देखकर दंग रह जाते हैं। चोन पूछता है नैनो से कि क्या सामने खड़े लड़के और वह एल्डर मेरे पे गुस्सा हो रहे हैं। तभी नैनो उनके फेशियल एक्सप्रेशन स्कैन करके बताती है कि ऐसा ही है, और फिर सोचता है कि क्योंकि मैं अभी सुन नहीं सकता हूँ तो मुझे पता नहीं है कि क्या हो रहा है, लेकिन मुझे इतनी देर ऐसे होल्ड करते हुए देखकर उनका ईगो हर्ट हो रहा होगा। अगर मैं ऐसे टेस्ट पास करूंगा तो उनको मुझ पर बिलीव नहीं होगा कि मेरे पास निगोन नहीं है। इसलिए वह नैनो को बोलता है कि यह परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद मुझे इंटरनल इंजरी देना, जिससे मेरे मुंह से खून की उल्टी हो। इसके बाद समय पूरा हो जाता है, लेकिन वह चोन को ऐसे आराम से खड़े देखकर इसे जारी रखने का फैसला करती है, और अपना आधा पावर यूज करने लगती है। तभी अब स्थिति खतरनाक होते देखकर रेड हेयर इंस्ट्रक्टर जल्दी से चिल्लाकर 5th एल्डर को रोकने के लिए कहता है, और परफॉर्मेंस रोक दी जाती है, जिससे सभी बच्चे राहत की सांस लेते हैं। पर वह लेडी अभी भी बहुत गुस्से में होती है। पर तभी चोन जो खड़ा होता है अचानक से मुंह से खून फेंकता है हुआ जमीन पर गिर जाता है, और खून की उल्टी करने लगता है। तभी रेड हेयर इंस्ट्रक्टर भागकर उसके पास आता है, और यहाँ चोन बेहोशी की हालत में होने लगता है।
तभी रेड हेयर उसे उठा लेता है और चेक करता है कि उसके पास कितना निगोन है, और वह यह देखकर हैरान रह जाता है। नैनो बताती है कि मास्टर, आप एक बहुत ही डेंजरस हालत में हैं, पर वह उसे अभी रुकने को कहता है। तभी वह उसे किसी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है और वह उसे एक स्ट्रेचर पर लिटा देते हैं। तब वह नैनो को बोलता है कि वह उसे जल्दी से हील करे, और अब उस लेडी के चेहरे पर चिंता का भाव आ जाता है और रेड हेयर उसे ऐसा करने पे बोलता है और वह डर जाती है। रेड हेयर कहता है, तुमने अभी उसे मार ही दिया था, क्योंकि उसके पास कोई निगोन नहीं है, और वह इस पर विश्वास नहीं कर पाती। यह जानकर ड्रंकार्ड हंसता है और फिर दोनों गार्डियन की आपस में बहस हो जाती है, और फिर ड्रंकार्ड वहां से चला जाता है और चोन के बारे में सोचकर स्माइल करता है। हम यहाँ एकेडमी के इन्फर्मरी का सीन देखते हैं, जहाँ यहाँ का डॉक्टर कुछ नोट कर रहा होता है। तभी उसे बाहर से आवाज आती है कि यहाँ एक पेशेंट आया है। डॉक्टर यह सुनकर भागता हुआ आता है और बहुत खुश होता है यहाँ पेशेंट आने से। फिर उसे वह बेड पर लिटा देता है। वह उसकी हालत देखकर बहुत हैरान होता है कि टेस्ट कितना हार्ड था, और उन दोनों बंदों से पूछता है कि क्या किसी ने इसके पेट में कुछ स्टेप करा है, और वह बताते हैं कि यह इंटरनल डैमेज से हुआ है, और वे वहां से चले जाते हैं। चौन अब लगभग हील हो चुका होता है, लेकिन अभी भी उसके शरीर में काफी दर्द हो रहा होता है, और वह डॉक्टर ट्रीटमेंट की तैयारी करने के लिए वहां से जाने लगता है। पर तभी वहां पर ड्रंकार्ड आ जाता है और वह डर जाता है, पर चौन को देखकर कहता है, यह बच्चा वाकई इंटरेस्टिंग है। और चौन सोचने लगता है कि यह इंसान यहाँ क्यों आया है, कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मैं नाटक कर रहा हूँ। और वह चौन के पास आकर बोलता है कि तुम सोने का नाटक क्यों कर रहे हो, और चौन के पसीने छूटने लगते हैं। फिर वह चौन को बिना छुए हुए ही निगोन की मदद से उठाकर बिठा देता है और बोलता है कि अगर तुम सोने का नाटक करते रहे तो मैं तुम्हें पीटूंगा। फिर वह आंखें खोलकर उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला, और वह हंसने लगता है और कहता है कि तुम इंटरेस्टिंग के साथ साथ बोल्ड भी हो और एक गार्डियन के सामने शर्मा रहे हो, और बताता है कि कोई भी एक्सपीरियंस्ड वॉरियर तुम्हारे सांस लेने के तरीके से बता सकता है, और बताता है कि अब के समय में किसी के पास भी तुम्हारे जैसी हिम्मत नहीं है। बैठने से चोन के मुंह से खून आने लगता है, तो वह उसे अपना निगोन हटाकर फिर से लिटा देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाना चाहता हूँ, और फिर अल्कोहल पीने लगता है। पर वहाँ डॉक्टर और चैन ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। तभी चौन पूछता है कि क्या आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? तो वो बोलता है कि यहाँ कौन नहीं जानता। तब चौन कहता है, तो सिक्स क्लान आपसे नफरत नहीं करने लगेंगे अगर आप मुझे अपना स्टूडेंट बनाओगे तो। पर उसे इन सब चीजों की परवाह नहीं होती है। तब चोन एक पल के लिए सोचता है कि यह मेरे लिए एक सुनहरा मौका है, पर क्या होगा अगर यह एक जाल हो। इसलिए वह कहता है कि यह ऑफर बहुत ही अचानक मिल रहा है, तो उसे अभी समझ नहीं आ रहा है। वैसे भी एकेडमी में भी उसके टीचर होंगे। डंकार्ड समझ जाता है कि इसकी लाइफ आसान नहीं रही है, इसलिए वह उसे ऑफर के तौर पर एक पेपर देता है और बताता है कि तुम्हें सरवाइव करने के लिए इसकी जरूरत होगी, क्योंकि अभी तुम यहाँ इन्फर्मरी में फंसे हुए हो। क्या तुम्हें पीछे छूटने की चिंता नहीं है? और पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बिना निगोन के दूसरा टेस्ट दे पाओगे? जॉन सोचता है कि मैं इसे गलत नहीं मान सकता, लेकिन मुझे संदेह से बचने के लिए यहाँ रुकना होगा। ड्रंकार्ड बताता है, ज्यादातर लोग अपने आप को निगोन के मदद से मेडिटेशन करके हील कर सकते हैं, और इसीलिए केवल चौन ही यहाँ पर भेजा गया है। और वह सोचता है कि राइट गार्डियन सही कह रहे हैं। अगर मुझे अगले स्टेज में जाना है तो मुझे निगोन की जरूरत होगी। और वह पूछता है कि मैंने सुना था पहले स्टेज पास करने के बाद उन्हें मेडिसिनल पिल मिलेगा और वह लाइब्रेरी के पहले फ्लोर पर जा सकते हैं। और वह बताता है कि लगता है रेड हेयर ने इम्पोर्टेंट चीज नहीं बताई है कि तुम पास होने के बाद वहां केवल एक ही बार जा सकते हो, और वहां एक टाइम लिमिट भी है जिससे केवल 2 घंटे ही तुम वहां रह सकते हो, और वहां से कुछ भी लिखकर नहीं ला सकते।
तुम्हें बस वहीं पर सब याद करना होगा। तभी चोन सोचता है कि यह तो मेरे लिए बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि नैनो की मदद से मैं 2 घंटे में कम से कम 100 किताबें स्कैन कर सकता हूँ। और अब वह यह सोचता है कि सच में अगर मुझे यहाँ जिंदा रहना है तो मुझे इनका स्टूडेंट बनना पड़ेगा। और वह पूछता है, तो मतलब जो पेपर आपने दिया है वह निगोन सीखने की तकनीक है? और ड्रंकार्ड खुश होते हुए बोलता है, तुम उतने भी डम नहीं हो। और कहता है, अगर तुम मेरे स्टूडेंट बनोगे तो मैं तुम्हें यह सिखाऊंगा। और वह सोचता है कि मुझे कम से कम एक इंसान को तो अपनी तरफ रखना ही होगा। और वह उसका स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हो जाता है और उसके सामने झुकता है। तब ड्रंकार्ड कहता है, तुम एक प्रिंस हो और तुम्हें लॉर्ड के अलावा किसी और के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। वह उसे आज के लिए आराम करने के लिए कहता है और तब उसे वह टेक्निक याद करने को कहकर वहां से चला जाता है। अब हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे बाकी स्टूडेंट मेडिटेशन कर रहे होते हैं और एक मार्शल आर्ट सीनियर रिपोर्ट करता है कि इस साल 415 स्टूडेंट पास हुए हैं।